हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। इस वीडियो में आज हम आपकी आज दिनांक 14 सितंबर 2021 वाली आपकी जो सामाजिक विज्ञान विषय की जो आपकी वर्कशीट नंबर 28 है, बेसिकली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th की। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका बेसिकली कि आपका जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो नागरिक शास्त्र जो आपका विषय है या उसकी जो नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक है, तो उसका जो पाठ 3 है आपका संविधान निर्माण। ठीक है, तो संविधान निर्माण जो आपका पाठ है उसके अंतर्गत आपका संविधान निर्माण के जो बुनियादी मूल्य हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बेसिकली हम इस वर्कशीट में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्कशीट में आपको जो शुरुआत की गई इस वर्कशीट की वो आपकी की गई है भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के साथ। ये प्रस्तावना बेसिकली आप अभी जो है आपकी जो भी बुक्स हैं आपकी स्कूल की, तो उस स्कूल का जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 या 3 पेजेस हैं उसमें आपको क्या है कि प्रस्तावना इसी तरीके से वहाँ पर लिखी हुई भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस आगे एक बार देख लेते हैं। तो ये बेसिकली आपकी प्रस्तावना है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना को तो खैर यहाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप इसको अपनी बुक्स में से या फिर एक बार आप देख के इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, आइए अब हम इस वर्कशीट के बारे में आगे जान लेते हैं। तो हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। ठीक है, यानी कि जो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी वो क्या है, तो इसका जो जवाब है वो संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, तो अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जो जो उसमें शब्दों का इस्तेमाल, जो जो शब्द उसमें जो है हमें बताए गए हैं, तो उससे हमें क्या है ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें वो दर्शन है, कि प्रस्तावना में वो दर्शन है बेसिकली जिस पर पूरे संविधान का जो है हमारे निर्माण हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अब हमारे जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसकी बेसिकली जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कुछ बुनियादी मूल्यों के साथ होती है। बुनियादी मूल्य यानी कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिसमें जिनका क्या है कि मतलब वो मूल्य या वो बातें जिनका संविधान के निर्माण में बहुत ही क्या है उनका ध्यान रखा गया है इसको संविधान को बनाने में। तो कुछ ऐसी बातें, और उसे हम क्या कहते हैं बेसिकली प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं भारतीय प्रस्तावना के जो मुख्य मुख्य बिंदु जो जो हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग, अब बेसिकली पहले हम एक बार प्रस्तावना को यहाँ पर देख ही लेते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हम भारत के लोग, जो आपका पहला है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 यानी कि वो डेट थी कि जिस डेट को आपका जो संविधान है वो जो है इसका निर्माण जो है वो पूरा हो चुका था। ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था बेसिकली संविधान को बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था 26 नवंबर 1949 को उन्होंने क्या करा था कि संविधान को बनाकर इसको क्या है सौंप दिया था। ठीक है, चलिए अब इसमें जो आपको कुछ कुछ वर्ड्स जो आपको बेसिकली ये जो बोल्ड लेटर में दिए गए ना, तो ये जो बुनियादी मूल्य जो बुनियादी जो वर्ड्स हैं बेसिकली इसके बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। जैसे प्रभुत्व संपन्न हो गया, हम भारत के लोग हो गए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इन वर्ड्स के क्या क्या जो है अर्थ हैं। जैसे हम भारत के लोग, तो इसका क्या अर्थ है इस प्रस्तावना के अनुसार, तो अंतिम सत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित और संविधान क्या है सर्वोच्च है। ठीक है, यानी कि अंतिम सत्ता इन द सेंस कि भारत में जो बेसिकली जो सरकार है, ठीक है, वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो जनता ही क्या है एक तरीके से शासन है। ठीक है ना, यानी कि जनता ही जो है यहाँ पर जो है शासन करती है और संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रभुत्व संपन्न, तो भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है
कोई भी बाहरी शक्ति को उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न इन द सेंस कि भारत इतना मजबूत है, भारत के लोग इतने ज़्यादा मजबूत है कि वो अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं और वो स्वतंत्र हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी शक्ति या कोई अन्य देश उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा वर्ड है फिर आपका समाजवाद। तो सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। तो समाजवाद का अर्थ क्या है कि भारत की जो सरकार हो, वो ज़मीन हो, चाहे उद्योग हो, कोई भी काम हो, उसके जुड़े जो भी कानून हैं उनको इस तरीके से बनाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सामाजिक या आर्थिक जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर आता है आपका पंथ निरपेक्ष। तो भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जितने भी धर्म भारत में हैं, ये तो आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के जो धर्म और जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो भारत का क्या है कि इसमें सभी धर्मों को जो है समान माना गया। कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर धर्म नहीं है कि जिसको किसी और धर्म से ज़्यादा जो है उसको जो है मान्यता दे रखी हो या उसको कोई विशेष दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद आपका लोकतंत्रात्मक, ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो जनता है वो अपना शासक खुद प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। प्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है ना, रूप से चुनती है और उन्हें वो जवाबदेह बनाती है और उन्हें अपने सभी प्रकार के जो फैसले खुद से रिलेटेड है उसके लिए उनको जो है वो अथॉरिटी देती है, जवाबदेह बनाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका गणराज्य। तो देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान से होगा। यानी कि गणराज्य का मतलब क्या हो जाता है कि भारत को एक गणराज्य की मान्यता दी गई है कि जिसमें जो भारत का शासक होगा, हमारे देश का जो शासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि जैसे पहले राजाओं महाराजाओं के टाइम में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका न्याय। तो किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो न्याय का मतलब ये है कि कानून सभी के लिए बराबर होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या फिर उसका जो कलर है, जैसे गोरा रंग है, काला रंग है, तो इसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका स्वतंत्रता। तो देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी राय वो बता सकता है, तो इस चीज़ की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका समता। तो देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग के क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, मतलब वो किसी भी रंग का है, जैसे रंग मैंने पहले बताया आपको, तो वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कानून क्या है वो सभी के लिए समान है। सभी को समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया। उसके बाद आपका बंधुत्व। देश में सभी परिवार की तरह आचरण करे, आपसी भाईचारा बना के रखे। यानी कि सभी लोग, जितने भी धर्म या जाति के लोग हैं, वो सब आपस में मिलजुल कर रहे, सभी भाईचारा बना कर रखे। तो ये है आपका बंधुत्व। ठीक है, तो ये कुछ इसके लिए बुनियादी मूल्य जिनको नाम दिया गया है वो हमने इनके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी बेसिकली प्राप्त की थी, जिनसे मिलकर हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ। और कहीं ना कहीं संविधान में इन ही जो ये बुनियादी मूल्य है, ये शब्द है, इनका काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारे संविधान में व्याख्या कर रखी है। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो है आपकी वर्कशीट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका जो हमने अभी देखी थी वर्कशीट के स्टार्टिंग में, तो उससे आप क्या समझते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार होता है। सार इन द सेंस कि उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एक छोटे रूप में पूरे संविधान की जो है व्याख्या मतलब कि कर दी गई। यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत होते हैं और फिर संविधान के अंतर्गत क्या है उनको एक बड़े रूप में जो है यानी कि उनके जो है अच्छे तरीके से व्याख्या की जाती है। तो संविधान की प्रस्तावना होती है जो वो संविधान का सार होता है, जिसमें हमें उन बुनियादी मूल्यों की जानकारी प्रकट होती है जिनसे मिलकर क्या है संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमें उन बुनियादी मूल्यों या शब्दों की जो है उसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है। सॉरी, ये जो वर्ड है आपका ये है प्यारे बच्चों, प्राप्त। ठीक है, प्राप्त होती है जिनसे मिलकर क्या है हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो वह शासन व्यवस्था जहाँ जनता अपना शासक खुद प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यानी कि वह शासन व्यवस्था जहाँ जनता अपना जो शासक है खुद प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेसिकली कहा जाता है ना। चलो भाई, तो यानी कि चुनाव के द्वारा जो अपना शासक खुद, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री को चुनती है, तो वही क्या है व्यवस्था
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। तो संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का महत्व यह है कि इन मूल्यों या बातों का संविधान के निर्माण के समय विशेष ध्यान रखा गया है और इन्हीं से मिलकर कहीं ना कहीं संविधान का जो है वो निर्माण हुआ है। यानी कि बुनियादी मूल्य या बुनियादी शब्द बेसिकली वे शब्द हैं जिनकी व्याख्या, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर संविधान के अंतर्गत की गई। और ये बुनियादी मूल्य शब्द हमें कहाँ पर आप मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं संविधान की प्रस्तावना में। जैसे हमने अभी काफ़ी सारे वर्ड्स जो है देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे जो बेसिकली अभी हमने वर्कशीट में जो वर्ड्स अभी पढ़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, बताइए। यानी कि भारत को जो पंथ निरपेक्ष है वो क्यों कहा जाता है। तो भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, ठीक है। तो भारत में क्या है कि सभी धर्मों को जो है समान माना गया है और यहाँ किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है कि किसी धर्म को जो है विशेष दर्जा प्राप्त हो कि भाई ये भारत का एक धर्म है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से भारत जो है क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी कि सभी जितने भी यहाँ धर्म है वो सभी क्या है, कानून की नज़र में जो है वो समान है, संविधान की नज़र में जो है वो समान है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपके विचार में समानता का अर्थ क्या होता है वो स्पष्ट कीजिए। तो समानता के अधिकार का अर्थ होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है और कानून की नज़र में सभी समान होते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, समानता का अधिकार बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। यानी कि समानता का अधिकार वो होता है बेसिकली जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, लिंग या रंग के आधार पर जब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो वो बेसिकली हमारा जो है वो समानता का अधिकार कहलाता है। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट के ये जो है आपके 5 क्वेश्चंस थे जो हमने देखे यहाँ पर, और इस प्रकार से आपकी जो आज वाली वर्कशीट थी आपकी, ठीक है, वर्कशीट नंबर 28, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्कशीट आपकी ख़त्म हो जाती है।